देश में ईडी जिसके जिसके ऊपर कार्रवाई कर रही है वो 99% अनलॉफुल है, इलीगल है। ईडी की जो कार्रवाई है बिल्कुल सही है। ईडी बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, सबको मालूम है। जो बीजेपी कहेगी वो ईडी करेगी। कि अपने इनकी मंत्रियों के खिलाफ कभी ईडी गई? भ्रष्टाचारी होगा वो गिरफ्तार होगा। देश भर में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने पॉलिटिकल टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। सर्दियों के महीने में ईडी का एक्शन बड़े बड़े लोगों के पसीने छुड़ा रहा है, बड़े बड़े नेताओं को सर्द कर दे रहा है। ईडी के एक्शन से झारखंड में हेमंत सोरेन की सीएम की कुर्सी छिन गई और हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए। और अब ईडी के समन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बचते फिर रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद खतरे की घंटी सबसे तेज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आसपास ही बज रही है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मौका हुआ हो जब एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई हो। शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ। सरकार चाहती है कि कोई भी विपक्ष का मुख्यमंत्री अपने पद पे नहीं बैठे। अभी ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी करेंगे। मुझे मालूम है कि इनका मकसद ये है कि डबल इंजन सरकार होनी चाहिए, कोई विपक्ष की सरकार होनी ही नहीं चाहिए। डबल इंजन सरकार का तो मतलब यही है ना कि हमारी सरकार दिल्ली में भी और भाजपा की सरकार वहां भी। तमाम दांवपेच और भागम भाग के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन का शिकार तो हो ही गया। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रवर्तन निदेशालय के बीच जोर आजमाइश चल रही है। दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर ईडी केजरीवाल को पेश होने के लिए समन पर समन भेज रही है, लेकिन केजरीवाल पेश होने से बचते फिर रहे हैं और बीजेपी केजरीवाल को भगोड़ा करार दे रही है। कह रही है कि केजरीवाल का हश्र भी हेमंत सोरेन जैसा होने वाला है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता और भारत की जनता भ्रष्टाचार का बेताज बादशाह नहीं कह रही है। आज दिल्ली की जनता विवश है केजरीवाल को भगोड़ा केजरीवाल कहने के लिए। भगोड़ा केजरीवाल विचित्र स्थिति है और यह विचित्र स्थिति इसलिए निर्माण हुई है क्योंकि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट 5-5 समन जारी करता है एक बेहद गंभीर शराब घोटाले के मामले में, तब अरविंद केजरीवाल भाग जाते हैं। अगर सोरेन से अरविंद केजरीवाल की तुलना करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खतरनाक सफर का अभी आधा हिस्सा ही पूरा किया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से पहले 10 नोटिस भेजे और अरविंद केजरीवाल को अब तक 5 नोटिस मिल चुके हैं। गिरफ्तारी से बचने या उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले मौकों की तलाश में जैसे हेमंत सोरेन जुगाड़ में रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल को वैसी तरकीबों की अब भी तलाश होगी। शराब घोटाले मामले को लेकर के ईडी ने लगातार 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा, जिसके बावजूद भी सीएम केजरीवाल ईडी के सामने नहीं पेश हुए। इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने संबंधित कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां उन्होंने अपनी शिकायत में अपना पक्ष रखते हुए बताया है कि अरविंद केजरीवाल एक पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद 5 बार भेजे गए समन की तामील नहीं की है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के 7 फरवरी को सुनवाई होनी है, जहां ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी के 5वें समन के बाद शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। उल्टे वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर गए, क्योंकि केजरीवाल को इस समझ में आ गया है कि अब ईडी के शिकंजे से बचना उनके लिए मुश्किल है। जैसे हेमंत सोरेन ईडी के कई समन टालने के बाद भी बच नहीं पाए। ईडी ने हेमंत सोरेन से घंटों पूछताछ की और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी ये समझ गए हैं कि अब ईडी कभी भी उनके दरवाजे पर आ सकती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पहले से ही बीजेपी के खिलाफ सड़क पर माहौल बना रही है। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए गणतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं, सत्ता के लिए देश को भी दांव पे लगा सकते हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी को यह समझ आ गया है कि वो ईडी को तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपने पक्ष में माहौल जरूर बना सकते हैं, ताकि अगर कल को केजरीवाल की गिरफ्तारी की नौबत आती भी है तो ये नैरेटिव बनाया जा सके कि पीएम मोदी के खिलाफ बोलने की कीमत अरविंद केजरीवाल को चुकानी पड़ रही है।
दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि को 17 फरवरी तक बढ़ा दिया है। अरविंद केजरीवाल देश के कोई अकेले मुख्यमंत्री नहीं जो ईडी की जांच के रडार पर सबसे ऊपर चल रहे हैं। उनकी ही तरह तेलंगाना के नए नवेले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी ईडी की जांच के दायरे में है। रेवंत रेड्डी के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच चल रही है। रेवंत रेड्डी पर आरोप है कि 2015 में हुए एमएलसी चुनाव में अपने पक्ष में वोट देने के लिए उन्होंने एक विधायक को 50 लाख रुपए की कथित तौर पर रिश्वत दी, तब वो टीडीपी में थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का नाम भी इस लिस्ट में है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का ठेका देने में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, जिसकी जांच 2021 से ईडी कर रही है। आंध्र प्रदेश वाले जगन मोहन रेड्डी भी कतार में बने हुए हैं। ईडी ने 2015 में जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ उनकी कंपनी भारतीय सीमेंट में वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर केस दर्ज किया था। ईडी की जांच के दायरे में तो एनसीपी नेता शरद पवार भी हैं और आज तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक पहले ही पहुंच चुकी है। अब देखना है कि कब किसकी बारी आती है। हालांकि झारखंड और दिल्ली से पहले ईडी का एक्शन बिहार में हो चुका था। बिहार में सत्ता से हाथ धोने के अगले ही दिन पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कई घंटे ईडी दफ्तर में गुजारने पड़े। 30 जनवरी को तेजस्वी से 8 घंटे तक पूछताछ हुई। वहीं इससे पहले 29 जनवरी को तेजस्वी के पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे तक ईडी अधिकारियों का सवाल जवाब हुआ। लालू फैमिली रेलवे में लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरोपी है। परेशान सिर्फ केजरीवाल, हेमंत सोरेन या लालू तेजस्वी ही नहीं, परेशान कांग्रेस भी है। ईडी का एक्शन कांग्रेस को क्यों इतना चुभ रहा है, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस ट्वीट को देख लीजिए। राहुल तो कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स समेत दूसरे विभाग अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये बीजेपी का विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी हैं। खुद भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत तो न सिर्फ ईडी की 90% कार्रवाइयों को ही गैर कानूनी बता रहे हैं, बल्कि ईडी को बीजेपी का एक्सटेंडेड ब्रांच तक कह रहे हैं। हेमंत सोरेन की अरेस्ट भी अनलॉफुल है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन भी अनलॉफुल है। इस देश में ईडी जिसके ऊपर कार्रवाई कर रही है वो 99% अनलॉफुल है, इलीगल है, ये सबको मालूम है। लेकिन ईडी बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, सबको मालूम है। जो बीजेपी कहेगी वो ईडी करेगी। ईवीएम और ईडी के सिवाय बीजेपी नहीं है। ईवीएम और ईडी है तो मोदी और बीजेपी है, ये नारा इस देश में गूंज रहा है। विपक्ष के नेता भले ही ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन पर सवाल उठा रहे हों, हर कार्रवाई को केंद्र सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा बता रहे हों, लेकिन ईडी ने क्या क्या किया वो भी आपको दिखाते हैं। ईडी भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का सबसे बड़ा हथियार है। बंगाल में जब ईडी ने ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर 22 जुलाई और 27-28 जुलाई 2022 को छापा मारा, तो इस दौरान बेहिसाब पैसा मिला। अर्पिता के घर से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 5 किलो का सोना मिला। तब ईडी ने दिखाया था कि अलमारी में नोटों का पहाड़ कैसे छिपाया गया, बेड और तकिए में नोट कैसे छिपाए गए। जहां तक ईडी को मोदी सरकार का हथियार बताने वाले विपक्ष के आरोपों की बात है, तो एक नजर इन आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। ईडी ने साल 2004 से 2014 के बीच यानी यूपीए के राज में भ्रष्टाचारियों की 5,346 करोड़ रुपए की अवैध प्रॉपर्टी कुर्क की। वहीं 2014 से 2022 में यानी मोदी सरकार में 95,000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। लेकिन आर्थिक अपराध को रोकने के लिए बनी ये एजेंसी राजनीतिक विवादों में फंस रही है। विपक्षी पार्टियां बार बार केंद्र सरकार पर ईडी को विपक्ष पर प्रहार के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाती आ रही हैं। हालांकि सरकार ने इसे केवल मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई बताया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए को आम भाषा में समझें तो इसका मतलब है 2 नंबर के पैसे को हेर फेर कर ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ कानून। पीएमएलए के तहत ईडी को आरोपी को अरेस्ट करने, उसकी संपत्तियों को जब्त करने, गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने की सख्त शर्तें और जांच अधिकारी के सामने रिकॉर्ड बयान को कोर्ट में सबूत के रूप में मान्य होने जैसे नियम उसे ताकतवर बनाते हैं। प्रोविजंस हैं जो ईडी को काफ़ी पावर देते हैं, वो है सेक्शन 17 जो कि सर्च एंड सीजर की पावर्स है। तो किसी भी प्रीमाइसेस में ईडी के अफसर घुस सकते हैं, रेड कर सकते हैं, सर्च एंड सीजर कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन 19 जो कि काफ़ी चर्चा में भी रहा है, तो सेक्शन 19 बात करता है ईडी की पावर टू अरेस्ट के बारे में, जो ईडी के अफसरों को
पावर देता है टू अरेस्ट एनी पर्सन जिसने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया हो या जो शक हो कि किसी व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है, ईडी जाके उसको अरेस्ट कर सकती है। फिलहाल ईडी सीबीआई के रडार पर विपक्ष के 14 पूर्व सीएम, 4 मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम हैं। लेकिन ईडी की हिट लिस्ट में सबसे ज्यादा नंबर कांग्रेस के नेताओं का है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी लंबी पूछताछ कर चुके हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र हुड्डा से भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। हुड्डा के खिलाफ मानेसर लैंड डील और एजेएल केस में ईडी की जांच चल रही है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल भी मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं। महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी बघेल ईडी के रडार पर हैं। राजस्थान एम्बुलेंस स्कैम में तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट और कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम का नाम भी शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक 5,906 केस दर्ज किए गए। इनमें से 176 यानी 2.98% मामले मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक और एमएलसी के खिलाफ हैं। ईडी के कुल केसेस में 1,142 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 25 मामलों में ट्रायल पूरा हो चुका है। 24 मामलों में आरोपी दोषी ठहराए गए। इस हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में कन्विक्शन रेट 96% है। विपक्ष भले ही ईडी पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगा रहा है, लेकिन जहां तक एजेंसियों का सवाल है, वो तभी किसी व्यक्ति या संस्था तक पहुंचती हैं जब कुछ पुख्ता जानकारी और सबूत होते हैं।